गुड मॉर्निंग कक्षा पाँचवीं। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं एक दिन की बादशाहत। इस पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने वीडियो क्लास में भी देखे थे, लेकिन वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। लेकिन आज हम इसके प्रश्नोत्तर पूर्ण करते हैं। आप इसे वीडियो देख करके लिखेंगे। पहला है कहानी की बात। पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि अब्बा ने बच्चों के मन में चलने वाले भावों को जानने के लिए उन्हें एक मौका देने की बात सोचकर बात मान ली, और उस वक्त वे अच्छे मूड में भी थे, है ना। ये उत्तर हम लिखेंगे कि अब्बा ने बच्चों के मन में चलने वाले भावों को जानने के लिए उन्हें एक मौका देने की बात सोचकर बात मान ली, और उस वक्त के वे अच्छे मूड में भी थे। ठीक है, ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा और दादी ने क्या सोचा होगा। तो आरिफ ने सोचा होगा कि मैंने एक दिन के लिए सब हुक्म चला लिया, अब मुझे संभल कर रहना चाहिए, है ना। वो थोड़ा सा डर गया होगा कि भाई मुझे बाद में डांट भी मिल सकती है, इसलिए मुझे अब संभल करके रहना चाहिए। अम्मा ने क्या सोचा होगा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को खाने में भी मीठा पसंद है, तो आज से खाने में रोज एक मीठा पकवान भी बनाना चाहिए। ठीक है। और दादी ने सोचा होगा कि शायद उसे इतना अधिक बादाम का हरीरा पीने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने सोची होगी। चलिए, दूसरा है तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या करोगे, है ना। इस प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने मन से ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, अगर नहीं भी लिखो, इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, इसे कॉपी में नहीं लिखे इस सवाल को कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिया है तो तुम क्या क्या करोगे, इसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हें खुद से करना है। कहानी में से कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उन्हें कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो ऐसे कौन कौन से काम थे जो बिना शिकायत के उन्हें करने चाहिए थे? वो काम है समय पर उठना व सोना। उनको समय पर उठना और सोना चाहिए था, इसकी उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों के साथ कव्वाली न गाना, उनको दोस्तों के साथ कव्वाली नहीं गानी चाहिए थी देर रात तक क्या और लंबे समय तक। घर से बाहर बेवजह न घूमना, उनको घर के बाहर घूमने के लिए टोका जाता था, तो यह बात भी उनको मान लेनी चाहिए थी। घर में उधम न मचाना, है ना, इस बात को भी उन्हें मान लेना चाहिए था। दादी को तंग न करना, वो दादी को परेशान करते थे, तंग करते थे, तो इस बात की भी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, ये बात मान लेनी चाहिए थी। बिना दंत मंजन किए नाश्ता करना, है ना, ये तो बुरी आदत है भाई, इसको तो स्वीकार करना ही चाहिए था कि हमें ब्रश करके नाश्ता करना चाहिए। और किन कामों के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था, है ना, कौन से काम ऐसे थे जिनके लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। वो था आरिफ का गाना गाना। आरिफ गाना गाता था, तो इस बात के लिए उसे मना कर देना चाहिए था। ठीक है। अपने पसंद के कपड़े पहनना, इस बात के लिए वो मना कर सकते थे कि भाई आरिफ गाना गाता है और उसको गाना गाना देना चाहिए, है ना। उसके बाद में अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार दिए जाना चाहिए। खाने में मीठा पसंद करना, यदि वो खाने में मीठा पसंद करते हैं तो उन्हें मीठा देना चाहिए था। वो इस बात के लिए मना कर सकते हैं कि मुझे रोज़ रोज़ एक जैसा ही खाना नहीं दे, है ना। जेब खर्च लेना, जेब खर्च लेने के लिए भी वो मना कर सकते थे कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना आप दे सकते हैं या दीजिए।
ना, इन चीज़ों के लिए मना किया जा सकता है। तरकीब, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वो कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो हमारे विचार से तरकीबें सोचते होंगे कि अपनी समस्या को वे बड़ों के सामने कैसे रखें, ना, उनसे जो बड़े हैं उनके सामने वो अपनी समस्या को कैसे रखेंगे, घर का कौन सा बड़ा सदस्य उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब कौन सा ऐसा सदस्य था जो उनकी मदद के लिए राजी हो, ये ना इस बात को भी वो सोचते होंगे, है ना, कि भाई कौन व्यक्ति होगा घर में जो उनकी मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा इसी में, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उनकी इच्छा किस तरकीब के कारण पूरी हुई थी? कि उनका अब्बू के सामने एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार मांगने और बड़ों को छोटा बनाने की प्रार्थना की इच्छा पूरी हो गई थी। ठीक है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई तरकीब है जिससे कि वो और भी अच्छा काम कर सकते थे? तो हाँ, हमारे पास एक ऐसी तरकीब है जिसकी सहायता से हम उन्हें एक तरकीब सुझा सकते हैं कि वो अपना काम और अच्छे से कर पाते। वो तरकीब है कि उन्हें अपनी दादी माँ से प्यार से अपनी समस्या बतानी चाहिए थी कि वे पूरे दिन बड़ों की रोक टोक के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। दादी घर में सबसे बुजुर्ग होने के नाते इनकी समस्या का समाधान करवा सकती थी, है ना। दादी घर में सबसे बड़ी थी, यानी उससे वे लोग कहते कि दादी हमें ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती, आप इन्हें मना कर दीजिए कि हमें कम रोका टोका करें। तो हो सकता है कि दादी उनकी बात मान लेती। ठीक है, ये हो गया। अब है अधिकारों की बात, है ना। अब अधिकारों की बात में है कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, है ना। अब अम्मी के अधिकार किसने छीने थे भाई? तो अम्मी के अधिकार आरिफ ने छीने थे, है ना। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? प्रश्न 2 है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। ठीक है, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। तीसरा है, उन्होंने अम्मी के कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने अम्मी के कौन से अधिकार छीने होंगे? तो अम्मी के पास कौन कौन से थे? खाने के लिए पकवान बनाने के अधिकार छीन लिए, कव्वाली के दौरान डांटने के अधिकार छीन लिए और थप्पड़ मारने के अधिकार छीन लिए होंगे। ये 3 अधिकार उनसे छीन लिए। बादशाहत, अगला है बादशाहत। बादशाहत क्या होती है, इस पर चर्चा करो। तो भी बादशाह होती है कि पुराने समय में जब बादशाह अपने हिसाब से प्रजा को हुक्म देते और प्रजा उसे बिना रोक टोक के स्वीकार कर लेती होगी, उसे ही बादशाहत कहते हैं। मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपनी प्रजा को आदेश देते थे और आदेश और प्रजा उस आदेश को स्वीकार कर लेती थी, यही बादशाहत होती थी। ठीक है, चलिए अगले हैं कि तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाह क्यों रखा गया? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई शीर्षक दो, है ना। तो भाई एक दिन की बादशाह क्यों रखा गया? क्योंकि आरिफ और सलीम चाहते थे कि एक दिन वे घर में सबसे बड़ा बने, तो इस कहानी का, इस विचार से उस कहानी का नाम एक दिन की बादशाह रखा गया होगा ना। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम कर रहे थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था, है ना। तो कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने थे, लेकिन अब्बा जो थे वो कहानी में एक दिन के असली बादशाह बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही घर के सभी सदस्यों को कहा था कि वे एक दिन के लिए अपने सारे अधिकार छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए वो एक दिन के बादशाह बन गए। चलिए तरमाल, है ना, अगला है पेज नंबर 82 पर तरमाल।
रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी, है ना। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? प्रश्न है 2। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है ना। किस किस को कहेंगे? मिठाई को, घी को, पनीर को, पराठे को, हलवा को। ये सभी चीज़ें हमारे पाठ में आई भी हैं, तो हम इन्हें तरमाल कह सकते हैं। तीसरा है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जो तरमाल नहीं लगती हो। कौन कौन सी भाई? करेले की सब्जी है, ब्रेड है, बैंगन की सब्जी है, दलिया है और खिचड़ी है। ये तरमाल नहीं है। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे? जो ऊपर हमने बताया है ना कि करेले की सब्जी, ब्रेड, बैंगन की सब्जी, दलिया, तो इनको क्या नाम देंगे हम? इनको सूखा माल नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब एक है कि मनपसंद कपड़े, यह तो भाई तुमको खुद को करना है। ठीक है, इसको तुम अपने मन से करोगे, है ना। अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो क्या अर्थ था इसका, क्या मतलब था? साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, इसलिए उसको भारी साड़ी कहा गया है ना। ख है, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण को 4 अलग अलग संख्याओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है ना। अब इनके चारों में अलग अलग हमें अंतर बताने हैं कि क्या है। तो भारी साड़ी का क्या होगा? जिस पर बहुत अधिक कढ़ाई का काम किया गया हो उसे भारी साड़ी कहते हैं। जैसे कि बेल बूटियों की डिज़ाइन में होती है ना, तो वो भारी साड़ी, मतलब वजन के आधार पर उसको नहीं मान रहे, उसकी बनावट के आधार पर वह भारी साड़ी है, उसकी कीमत के आधार पर वो भारी साड़ी है। भारी अटैची, अटैची भारी है, उसमें क्या होगा? उठाने में भारी वजन वाली अटैची है ना। अब अटैची में वजन ज़्यादा है इसलिए उसको भारी अटैची कहा है। भारी काम किसको कहेंगे? जो बहुत ही मुश्किल होता है उसको भारी काम कहते हैं। भारी बारिश किसको कहेंगे? बहुत तेज या मूसलाधार बारिश को हम भारी बारिश कहते हैं या कहेंगे। ठीक है। ग है, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का पाठ हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। 14 तारीख से हमारे एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम करें। ठीक है, थैंक यू।